हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जो जनवरी से दिसंबर तक के बिहार के करंट अफेयर कर रहे हैं उसका पार्ट 2। और इसमें टोटल 4 पार्ट आने हैं जिसमें कि हम लोग पूरे वर्ष का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वीडियो में हम लोग फोर्थ वीडियो में इसका बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए अब मैं इस टेलीग्राम चैनल जो कि है जीएस विद अशोक, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके या इन वीडियोस की पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वही क्रम रहेगा, सबसे पहले वन लाइनर देखेंगे, फिर डिटेल्स में न्यूज़ देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा और विश्वविद्यालय क्षेत्र में, तो जिसमें मलेशिया की सहायता से, मलेशिया एक ओशियनिक मतलब एशियन कंट्री है मलेशिया, और उसकी सहायता से एक बौद्ध यानी कि बौद्ध एआई की शुरुआत की गई है। कहाँ पे शुरुआत की गई? तो ये नालंदा महाविहार में की गई है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि एआईयू की सदस्यता मिली है किसको? जो बिहार में खेल यूनिवर्सिटी है उसको, और जो कि कहाँ पे? राजगीर में। ओके, ये हम लोगों ने कल भी कवर किया था, जो कि सेकंड इंडिया की लार्जेस्ट खेल विश्वविद्यालय है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कृषि से संबंधित। तो कैश क्रॉप नकदी फसल के रूप में कौन सी क्रॉप को मान्यता मिली है, यानी कि कैश क्रॉप के रूप में किसको कौन सी जो फसल है उसको मान्यता दी है? तो ये हल्दी और ओल, ओल जिसे सूरन भी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने के लिए है। और हल्दी और ओल का अनुदान योजना वो किसका वो है मद, ये है राज्य योजना का। ओके, और कैमूर जिले में 2025-26 के लिए टारगेट क्या रखा गया है हल्दी की खेती का? तो वो 15 एकड़ रखा गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कैश क्रॉप के रूप में कौन सी फसल को मान्यता मिली है? हल्दी और ओल को। और कैमूर जो जिला है बिहार का, उसमें जो है कितना टारगेट है हल्दी की खेती का? तो 15 एकड़ में हल्दी की खेती करी जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है विलय। उत्तर बिहार का ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन दोनों का मर्जर हो गया है, जो कि कब हुआ है? 1 मई 2025 को। ठीक है, अब इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखते हैं क्या है। तो जो गया जिला है, गया जिला औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना चालू की गई है। और ये किसकी मदद से? तो ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह गया जिला औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना चालू करी गई है। फिर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये भी लाया गया है, एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये क्लस्टर लगाया है। वो कहाँ पे लगाया गया है? एक ब्लॉक है, प्रखंड है डोभी, जो कि कहाँ पे है? जिला है गया। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। और टोटल इसके कितनी भूमि पर है, मतलब कितना एरिया में ये लगाया जाएगा आईएमसी यानी कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर? तो ये 1670 एकड़ पर लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये यहाँ पे कहाँ पे लगाया जा रहा है? डोभी प्रखंड गया में। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट देखते हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। ओके, तो अध्यक्ष याद रख लेना, बाकी एक बार इनके नाम भी देख लेना जो उपाध्यक्ष हैं, जैसे कि देवेंद्र मांझी अनुसूचित जाति आयोग यानी कि जो है एससी के लिए जो कमीशन है उसके बनाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए। फिर राज्य मछुआरा आयोग, जो राज्य का मछुआरा आयोग है उसका रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाए गए हैं लल्लन कुमार, जो कि कहाँ के हैं? जो कि ईस्टर्न चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण जिले के हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद महादलित आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार, जो कि कटिहार से हैं। और कटिहार हम लोग जानते हैं क्या है? एक ईस्टर्न मोस्ट जो है ईस्टर्न जिला है किसका? बिहार का, जिसकी सीमा वेस्ट बंगाल से भी लगती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग यानी कि स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, इसका भी और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये पटना से हैं, गुलाम रसूल बिलाईवी, गुलाम रसूल बिलाईवी। ओके, और उपाध्यक्ष दो हैं, लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। अब
एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? शैलेंद्र कुमार। ओके, अब देखते हैं खेल में एक शूटिंग रेंज का निर्माण हो रहा है। कहाँ? 25 और 50 मीटर, दो प्रकार की शूटिंग रेंज है, 25 मीटर और 50 मीटर। तो ये कहाँ पे? ये कल्याण बिघा, जो कि कहाँ पे है? ये नालंदा जिले में है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये शूटिंग रेंज का निर्माण हो रहा है और इसमें टोटल 24 करोड़ की लागत लगेगी अप्रोक्सीमेटली। जेल सुधार और कौशल विकास में क्या हुआ है? तो बिहार की जेलों में जो बंदी हैं उनको प्रशिक्षण यानी कि सिखाया जाएगा क्या? कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उन्हें स्किल डेवलप कराई जाएगी। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसमें कौन कौन से कोर्स सिखाए जाएंगे? तो ये एमएस वर्ड है, टैली है और पावर पॉइंट। तो ये 3 चीजें सिखाई जाएंगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कि एमएस वर्ड सीखेंगे, टैली सीखेंगे और पावर पॉइंट सीखेंगे। बिहार के जेलों में जो बंदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद पुलों के प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु नीति लाई गई है बिहार में। तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुक्षण नीति 2025। तो ये किसके लिए है? ये जो पुल हैं उनका मैनेजमेंट और उनका मेंटेनेंस के लिए ये नीति लाई गई है 2025 में। तो ये पॉइंट याद रखना है। ये वन लाइन फॉर्म है, बाकी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इतिहास एवं जनजाति आंदोलन के बारे में क्या क्या दिया गया है? तो भगवान जो बिरसा मुंडा है उनकी 125वीं जयंती थी, पुण्यतिथि थी। तो उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें होमेज दिया, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित की है। ओके, और जो बिरसा मुंडा है वो कौन से? मुंडा जो विद्रोह है उससे जुड़े हुए थे। ओके, अब देखते हैं वन्यजीव में। तो भारत का जो चौथा लॉयन प्रजनन सेंटर यानी कि शेर प्रजनन जो केंद्र है वो कहाँ पे? राजगीर बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें सर्वाइवल रेट यानी कि जीवित दर कितनी है? 100%। अन्य केंद्रों से विशेष है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके शावक हैं, ये शावक यानी कि लॉयन जो शेर है, शेर के बच्चे, उन्हें शावक कहा जाएगा या कब कहा जाएगा? तो उनका सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो भी हैं शावक वो 100% जीवित रहे हैं, यानी कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। फिर अब योग और सांस्कृतिक पहचान में क्या क्या है? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग संगम बनाया गया है। और यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची हेतु प्रस्ताव दिया गया है। किसके लिए? यूनेस्को की एक कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है, उसमें छठ पूजा के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, और छठ पूजा तो हम लोग जानते हैं बिहार का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये बिहार में ही मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो शुगर केन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? समस्तीपुर पूसा में लगाया। फिर इसमें प्रदान की जाने वाली सहायता क्या है? वैश्विक स्तर, इसमें क्या होगा? वैश्विक स्तर की तकनीकी एवं वैज्ञानिक मदद दी जाएगी। फिर उसके बाद राज्यपाल एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार में क्या है? बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार में जो मोहम्मद आरिफ खान, ये शायद पहले केरल के थे, तो ये बिहार के कौन से 42वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, अब ब्रिटेन रॉयल मिंट द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जो ब्रिटेन की रॉयल मिंट स्मारक है उसके द्वारा एक सिक्का जारी किया गया है जॉर्ज ऑरवेल का। ठीक, और इनकी 75वीं पुण्यतिथि पर। फिर उसके बाद सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। तो इसमें कितने ग्राम को शामिल किया जाएगा? तो 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल दिए जाएंगे। ठीक है, इस कौन सी योजना के तहत? ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत। और इसमें टोटल 4000 करोड़ के लगभग ये लागत अनुमानित की जा रही है। और प्रति पंचायत, पर पंचायत 50 लाख का खर्चा किया जाएगा। और जो विवाह हॉल हैं यानी कि मैरिज हॉल हैं, उनमें जीविक दीदियां जो कि महिला आजीविका समूह की हैं वो संचालन करेंगी। कौन? किसका? जो भी हॉल दिए जाएंगे उनका। ठीक है, जो मैरिज हॉल दिए जाएंगे उनका। और दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर जो है वो कितने से घटाकर कितनी कर दी गई? तो ये दीदी रसोई योजना थी, तो उसमें भोजन की दर जो है वो 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दी गई, यानी कि अभी इसे सस्ता कर दिया गया है। कौन सी योजना में? दीदी की रसोई योजना में। अब बिहार के ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आधारभूत एवं परिवहन। अब ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ?
तो मेट्रो सेवा देने वाला भारत का कौन सा 12वां राज्य बन गया है? ठीक है, बिहार। अब महिला सशक्तिकरण में क्या है, यानी कि बिहार में भी मेट्रो सुविधा देने वाला राज्य में गिनती होगी। अब ये 12वां राज्य बना है, तो ये पॉइंट याद रखना है, 12th स्टेट है। और महिला सशक्तिकरण स्कीम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो इसमें 10,000 रुपए की सहायता दी गई है, ये हम लोग देख चुके हैं कल। और 25 लाख महिलाओं के खातों में योजना 25 लाख महिलाओं के खातों में इनको दिया जाएगा। और योजना की 1 करोड़ भी लाभार्थी कौन है? ये अंजू कुमारी हैं, समस्तीपुर उजियापुर की। अब वन्यजीव में पटना चिड़ियाघर में बनने वाला नया पुल कौन सा है? पटना चिड़ियाघर में एक पुल बनाया गया है, ग्लास ब्रिज, कांच का पुल। ओके, और ग्लास जो ब्रिज है वो किन जानवरों के लिए है? तो ये शेर और बाघ के लिए, ठीक है। और ये 2026 में चालू हो जाएगा। और जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी, ठीक है, ये कौन है? पटना जो हाई कोर्ट है उसके 46 में चीफ जस्टिस है। ओके, तो ये पॉइंट मस्ट है, आपको याद रखना है कि 46 में मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के कौन बने हैं? तो जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। ओके, और 45 में इससे पहले कौन थे? तो एम पचोली थे। और बिहार में पहला क्राफ्ट विलेज जितवापुर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। बिहार का पहला जो क्राफ्ट विलेज है वो कौन है? जितवापुर है। और जितवापुर में कौन सी कला फेमस है, मतलब कि कौन सी कला के लिए जितवापुर को क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग हम लोग जानते हैं चावल और चीज़ों से कलर, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कलर से बनाई जाती है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे बनाई जाती है? दीवारों पर बनाई जाती है। अब प्रगति नेक्स्ट देखते हैं खेल जगत में, तो प्रगति राज का स्वर्ण पदक, ये चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर क्या बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में दिया गया। ओके, और फाइनल मैच में किसे हराया गया? तो ये तन्वी के द्वारा, हरियाणा की जो तन्वी थी उन्होंने हराया था। ठीक है, प्रगति राज ने किसे हरा दिया? प्रगति राज ने तन्वी को हरा दिया। उसके बाद एजुकेशन और कौशल में फिर देखते हैं, कर्पूरी जो ठाकुर हैं उनके नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय, यानी कि कौशल के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, जो अगले 5 वर्षों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक बिहार में यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। और एसवीप निर्वाचन में, तो बिहार के स्टेट में एसवीप आइकॉन किसको बनाया गया है? स्टेट एसवीप आइकन, तो ये क्रांति प्रकाश झा जो अभिनेता हैं और नीतू चंद्रा जो अभिनेत्री हैं। और ये जो एसवीप जो कार्यक्रम है ये क्या है? ये है मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान, यानी कि जो मतदाता के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए ये एक अभियान है। ओके, राज्य स्तरीय पर्यावरण में क्या है? एक राज्य स्तरीय समारोह है जो कि क्या है? 14 जुलाई को किया गया, और ये पटना में किया गया, पर्यावरण वन महोत्सव का। ठीक, तो पर्यावरण जो वन महोत्सव है वो ये 14 जुलाई 2025 को स्टार्ट किया गया पटना में। और इसका उद्घाटन किसने किया था वन महोत्सव का? तो ये मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने किया है। और उन्होंने पौधा, जो रोपित पौधा कौन सा किया है? वो आम का पौधा किया है। अब एक पुस्तक देख लेते हैं, पुस्तक और लेखक में, जैसे कि आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? आयुष्य, ये पुस्तक लिखी गई है राजवर्धन आजाद के द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद स्वर्ण जाति के विकास हेतु गठित आयोग, स्वर्ण आयोग बनाया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन है? महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बीजेपी के हैं। और उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन प्रसाद, जो कि जेडीयू के हैं। ठीक है, तो स्वर्ण जाति के विकास हेतु, स्वर्ण एक जाति है, उसके विकास हेतु एक आयोग गठन हुआ है। उसमें अध्यक्ष कौन है? महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बीजेपी के हैं, और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव रंजन है। एआई पर आधारित एक नदी सफाई रोबोट, एआई पर बेस है क्या? एक जो नदी को साफ करेगा वो रोबोट, वो किसने विकसित किया है? तो वो एमआईटी जो है, एमआईटी मुजफ्फरनगर के छात्र जो हैं उन्होंने किया है। ओके, अब राघेपुरा टाउनशिप विकास में प्राथमिक सुरक्षा के लिए शहरी विकास में ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है,
और ये जो बनाया गया है राघेपुरा टाउनशिप विकास का प्राथमिक सुरक्षा, ये किसके मॉडल पे बेसिस बनाया गया है? मतलब कि राघेपुरा में एक टाउनशिप मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सिंगापुर मॉडल से लिया गया है और इसे बाढ़ से बचाने के लिए। ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री परियोजना में एक काराकट बिहार में विकास परियोजना, काराकट में विकास परियोजना जो कि 48,000 करोड़ जिसमें लागत आएगी। और दूसरी है नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, ये औरंगाबाद में लगाया जाएगा, 29,000 करोड़। तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे, और ये कहाँ पे एलिवेटेड हाईवे प्रधानमंत्री ने ये भी उद्घाटन किया था, ये गोपालगंज में, तो एलिवेटेड हाईवे गोपालगंज में। फिर सोननगर में मोहम्मद रेल लाइन, ये तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये सारी योजनाओं से रिलेटेड हैं। अब ये हम लोग देख चुके हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बिलाईबी, और इसमें 2 उपाध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट रेलवे में क्या है, वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता में विस्तार किया गया है। जो वैगन यानी कि जो डिब्बे होते हैं रेल के, उनकी मरम्मत करने की क्षमता में जो है विकास यानी कि बढ़ोतरी करी गई है। और ये परियोजना में कहाँ पे है, ये जमालपुर, एक सेकंड फोन, हाँ, तो ये कहाँ पे, जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में, ठीक है। और इसकी नींव किसने रखी, जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने। और ये अनुमानित निवेश, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 80 करोड़ के आसपास होगा। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान यानी कि इंटरनेशनल, ये हम लोग जानते हैं समस्तीपुर पूसा, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। और इसमें वैश्विक स्तर की सहायता, वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक हेल्प दी जाएगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गया शहर है, गया शहर का नाम क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। अब स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में क्या है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा की 61वीं जो कार्यकारी समिति की बैठक है, उसमें महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, स्वीकृति करी है सीवरेज परियोजना की, कितनी, 900 करोड़ से अधिक सीवरेज परियोजना को स्वीकृति करी गई है। और आरा में सीवरेज परियोजना की लागत, मतलब आरा जो जिला है बिहार का, उसमें 328 की सीवरेज परियोजना को लागू किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं न्यूज़ जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में क्या है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो कि 1 जुलाई 2025 को जो है घोषित तिथि है। और इसमें क्या किया जाएगा, 18 से 25 साल के जो युवा हैं, और युवा को क्या किया जाएगा, युवाओं को इंटर्नशिप एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो 18 से 25 साल के युवा हैं, उनको क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इस इंटर्नशिप, जो ये इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसमें राशि भी, मतलब बच्चों को एक स्टाइपेंड टाइप का यानी कि मासिक इंटर्नशिप राशि भी दी जाएगी। अब किस हिसाब से, तो ये शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनको जो है मानदेय दिया जाएगा, यानी कि स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये अगर कोई छात्र 12वीं पास है तो उसे 4,000 की राशि दी जाएगी, ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा है उसके पास तो 5,000, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 6,000। और इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 2000 जो 25-26 है, ये वाला साल है, तो इसमें 5,000 युवाओं को रोजगार देना, ठीक है। और अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को जो है बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब इसमें क्या है, अगर अतिरिक्त जीविका सहायता भी दी जाएगी, अगर कोई जो है छात्र वो दूसरे जिले में कार्य करेगा तो उसे 2,000 प्रति माह एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाएगा, और राज्य के बाहर कार्य करेगा तो उसे 5,000 प्रति माह, और अधिकतम अवधि उसकी कितनी रहेगी, 3 माह तक रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, यानी कि कलाकार जो थे, जो आर्टिस्ट हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। ये योजना भी 1 जुलाई 2025 को स्वीकृत की गई। और इसका लक्ष्य क्या है, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए, यानी कि वरिष्ठ कलाकारों के लिए है। इसमें पात्रता क्या है कि जो कलाकार जिनकी आयु
वरिष्ठ कलाकार जिनकी आयु 50 वर्ष है, न्यूनतम मतलब मिनिमम कैप है 50 साल से ऊपर वालों के लिए ये योजना है, और उनकी आय यानी कि उनकी इनकम अगर 1.2 लाख से कम है, और जो अनुभव है किसका, एक्सपीरियंस है जो इसका, तो वो कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। तब उनको क्या दिया जाएगा, एक आर्थिक पेंशन दी जाएगी, आर्थिक लाभ दिया जाएगा पेंशन के माध्यम से। तो वो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। बजट 2025 बिहार में 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए किया गया है। तो इसमें याद रखने वाले पॉइंट कौन है, तो 1 जुलाई है, और ये सीनियर इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, जैसे कि लक्षित वर्ग में क्या है, सीनियर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए, और मिनिमम कैप क्या है 50 साल, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मासिक आय 1.2 लाख, तो बिल्कुल क्रिस्प करके दिया गया है डेटा, आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। पेंशन कितनी मिलेगी, 3,000। अब भारत में 81वें और 82 में जो रामसर स्थल है, हम लोग जानते हैं रामसर जो जगह है, ये क्या करती है, ये भारत में जो वेटलैंड है उनको घोषित करती है। और ये रामसर जगह हम लोग जानते हैं कहाँ पे, ईरान में है। और वेटलैंड डे भी हम लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और अब बिहार में 81 में और 82 में रामसर स्थल को किया गया है। अब कौन कौन से 81 और 82 में है, तो ये अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालय कौन है, तो ये हम लोगों का केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मिनिस्ट्री है। ठीक है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, इस मिनिस्ट्री ने इसको क्या दिया, अधिसूचना जारी की है। तो जमुई जो जिला है बिहार में, उसे जहाजा वन क्षेत्र, और ये दोनों क्या है, मैन मेड हैं, एक चीज। दूसरा 81 में रामसर स्थल कौन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 81वां जो रामसर स्थल है, और वो कहाँ है, बिहार में, नागी पक्षी बिहार। और दूसरा है 82वां नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ओके, तो दोनों क्या हैं, दोनों बर्ड सेंचुरी हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें बायोडाइवर्सिटी पूछी जाए तो इसमें पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां हैं, 150 प्लस। ओके, और जिसमें कि पक्षी हैं यानी कि बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, और जलीय पौधे हैं, और स्तनधारी यानी कि मैमलिया भी हैं। और हम लोग जानते हैं ये चीज़ें हैं। और 1984 में पक्षी अभयारण्य कौन कौन से घोषित की गई थी भारत में, बिहार में, तो वो 3 रामस्थल थे, रामसर स्थल हम लोग जानते हैं, कांवर झील जो कि 2020 में बेगूसराय में, और ये जो दोनों हैं ये 2025 में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये वेटलैंड साइट घोषित करी गई है, यानी कि रामसर स्थल घोषित करे गए हैं। ओके, और ये बर्ड सेंचुरी 1984 में घोषित करी गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी स्मृति या बापू टावर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से बन जाता है, सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। तो बापू टावर कहाँ पे, इसका लोकार्पण कब किया गया है, तो ये 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को उस दिन किया गया है। और हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जो है उनकी मृत्यु जो है, उनका असैसिनेशन कब हुआ था, असैसिनेशन हुआ था बाई नाथूराम गोडसे इन 1948 में। ओके, 1948 में, और 30 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। और इसका लोकार्पण किसने किया, तो सीएम ने किया, नीतीश कुमार ने। और स्थान कहाँ पे किया, तो ये गर्दनी बाग, तो ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये पॉइंट याद रखना है। गर्दनी बाग कहाँ, पटना में। बापू टावर का अनवील किया है 2 अक्टूबर उनकी जयंती के दिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 102 फीट ऊंचाई है, और ये कॉनिकल शेप है। जो बापू टावर है एक कॉनिकल शेप, कैसा है, कॉनिकल यानी कि शंकु आकार है। और परिसर में आयताकार भवन भी शामिल है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं बापू टावर को लेकर। तो बापू टावर महात्मा गांधी की स्मृति में बनाया गया है, जो कि 2 अक्टूबर को अनवील किया गया बाय द सीएम ऑफ बिहार, जो कि कौन है, नीतीश कुमार। और कहाँ पे किया गया है, प्लेस कौन सा है, गर्दनीबाग, पटना।
और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी हाइट है 102 फीट एंड शेप क्या है, कॉनिकल शेप है। और इस परिसर में क्या है, एक रेक्टेंगुलर भवन भी शामिल है, यानी कि रेक्टेंगल एक भवन भी शामिल किया गया है, आयताकार भवन भी शामिल किया गया है। अब खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका दूसरा संस्करण का आयोजन तिथि थी 20 से 27 मार्च और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसमें टोटल 1300 से अधिक पैरा एथलीट जो है शामिल हुए, क्योंकि ये पैरा गेम्स है ना। और और बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया। अब पदक में जो है टॉप 3 में कौन कौन से हैं, तो हरियाणा टॉप पर रहा, ठीक है, 104 पदक के साथ। फिर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अब बिहार का मेन चीज है, यहाँ पे बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, और जो कि दिल्ली में हुए थे। और ये सेकंड फेज है, मतलब सेकंड सीजन था इसका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। और ये इसमें जो बिहार ने टोटल 10 पदक जीते, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। और टोटल पूरे भारत के जो राज्य हैं उनमें बिहार का स्थान 14वां रहा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुपर स्पेशलिटी एक नेत्र चिकित्सालय पटना में बनाया गया है और इसके लिए एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? तो बिहार सरकार ने, जो बिहार गवर्नमेंट है उसने शंकर आई फाउंडेशन इंडिया, जो कि कहाँ की है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। तो बिहार सरकार ने एक शंकर आई फाउंडेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, उसके बीच में क्या किया गया है, एक MOU साइन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पटना में सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल का निर्माण व संचालन कराना। ओके। और इसके लिए ककड़बाग पटना में भूमि का आवंटन किया गया है और 1.60 एकड़ भूमि है और ₹1 टोकन राशि की शर्त पर सशर्त पट्टा है। और उपचार की व्यवस्था इसमें क्या रहेगी कि 75 जो मरीज हैं उनको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा और 25% मरीजों के द्वारा भुगतान कराया जाएगा। और वार्षिक आय अगर 2.5 लाख से कम है उन लोगों को सारा क्या किया जाएगा, फ्री इलाज दिया जाएगा। तो ये फ्री इलाज 2.5 लाख जिसकी वार्षिक एनुअल इनकम है कम है, 2.5 लाख से कम, उनको फ्री जो है उपचार मिलेगा, फ्री एड मिलेगा। ओके। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि बिहार में एक सुपर स्पेशलिटी जो नेत्र अस्पताल, और हम लोग जानते हैं नेत्र के हॉस्पिटल को या नेत्र का जो अस्पताल होता है, नेत्र की स्टडी होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी। और जो डॉक्टर नेत्र को देखता है उसे क्या कहते हैं, नेत्र यानी कि आई का डॉक्टर होता है, उसे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। तो ये पटना में बनाया गया है और इसमें क्या है, ये किसकी मदद से बनाया जाएगा, यानी कि MOU साइन हुआ है ना, जो बिहार गवर्नमेंट एक तो पार्टिसिपेट करेगी प्लस एक शंकर आई फाउंडेशन इंडिया जो कि तमिलनाडु का है, ये दोनों मिलकर इसको मनाएंगे। कहाँ पे? पटना में कक्कड़बाग में, ठीक, कक्कड़बाग जगह है पटना में और बिहार में, ऑब्वियस सी चीज़ है। और इसमें 1.6 करोड़ एकड़ जमीन है और इसमें टोटल 100% में से 75% फ्री इलाज और 25% पेड जो है इलाज किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। तो ये 19-20 दिसंबर 2024 को हुआ और स्थान कहाँ, ये भी पटना में हुआ, ज्ञान भवन में। और प्राप्त इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये बिजनेस कनेक्ट था तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। और राज्य का लक्ष्य क्या था, 1 वर्ष में निवेश प्रस्तावों को ठोस निवेश में बदलना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुए उन्हें परमानेंट इन्वेस्टमेंट में बदलना। ओके। और MOU एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है इसमें, तो हर 5 से 10 MOU पर एक नोडल अधिकारी को अपॉइंट किया गया है, यानी कि अगर 5 से 10 कंपनियों ने जो MOU साइन करे हैं बिहार गवर्नमेंट के साथ में, तो उसके लिए एक नोडल अधिकारी को चिन्हित किया गया है, यानी कि नोडल अधिकारी अपॉइंट किया गया उनका। और इसमें 11 चिन्हित क्षेत्र हैं जिसमें
उन्हें क्या किया जाएगा, जो इन्वेस्टर हैं उन्हें भूमि उपलब्धता कराई जाएगी और जो भी आवश्यक मंजूरियां हैं वो भी, और निवेशकों की जो भी इन्वेस्टर हैं उनको हेल्प की जाएगी। और कुल निवेश की प्रतिबद्धताएं, यानी कि कितने ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि एक तरीके से नेक्स्ट टू कंफर्म है, तो वो 423 निवेश समझौते आ चुके हैं अभी तक। और टोटल राशि कितनी, तो 1.8 लाख करोड़। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद कहाँ पे हुआ था, तीसरी चीज 5 से 10 एमओयू पर एक अधिकारी, और चौथी चीज 423 एमओयू। ओके, तो 4 चीजें इसमें याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत भाषा एवं संस्कृति। तो भाषा एवं संस्कृति में क्या है, मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो मैथिली हम लोग जानते हैं बिहार की एक भाषा है, तो मैथिली को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। और बार बार इसकी मांग हो रही थी, उसके बावजूद मैथिली को शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। और कारण क्या है, बिहार सरकार द्वारा केंद्र की को औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया। ये कारण है कि बिहार गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एक फॉर्मल रूप से लेटर या अपना प्रस्ताव नहीं पेश किया। ओके, और प्रक्रिया क्या होती है ये हम लोग पढ़ लेना, ये ठीक, ये क्या है, भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा होती है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, फिर राजपत्रित एडवाइजरी यानी कि अधिसूचना जारी कर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बस ये पॉइंट याद रख लेना कि मैथिली जो भाषा है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, ऐसे आ सकता है। फिर उसके बाद युवा संगम का 4th फेज है, उसकी पहल ये नवंबर 2024 में करी गई, हुआ था ये युवा संगम, इसका 4th फेज। अब इसमें यात्रा का विवरण क्या है कि बिहार में 44 प्रतिनिधि कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के हैं, और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के से 50 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में। तो बिहार से 44 प्रतिनिधि कहाँ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिनिधि कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये युवा संगम हुआ। अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य होता क्या है, अब ये इधर उधर क्यों जा रहे हैं प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि बिहार से 44, और जैसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 50 उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब होता है कि राज्यों में युवाओं के बीच जो आपसी संबंध है उनको मजबूत करना, और सबसे बड़ी चीज होती है कल्चरल एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी कि कल्चरल एक्सचेंज और कल्चर का इंटीग्रेशन। ठीक है, वो जैसे बिहार के कल्चर को कर्नाटक में और कर्नाटक वाले यूपी में, तो ऐसे क्या होता है, ये साझा होता है। फिर और क्या है, ज्ञान का साझा करना, और ये क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। यानी कि हम लोग जानते हैं जब बिहार का कल्चर डिफरेंट है, यूपी का डिफरेंट है, कर्नाटक का डिफरेंट है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि हर राज्य का अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनको क्या है, जो डाइवर्सिटी है उसको इंटीग्रेशन करना, कि मतलब एक दूसरे के बारे में जानना, संस्कृति को जानना, अपना ज्ञान साझा करना, अपने लेसन जब एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने लेसन में मजबूती आएगी। तो इसके लिए ये युवा संगम कराया गया, और इसका 4th फेज था जो कि नवंबर में आयोजित किया गया। और इसमें जो एलिजिबल छात्र थे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष। ठीक, 18 से 30 वर्ष की आयु इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें छात्र स्वयं सेवक हैं यानी कि वॉलंटियर, या युवा पेशेवर, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 में करा गया। ठीक है, और इसका स्थान क्या था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम में। ये महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो है कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये इस स्टेडियम में, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम में। और इसमें टोटल कितनी 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और इसका परिणाम क्या निकला, भारत जो है वो तीसरा खिताब भारत ने जीता, और फाइनल में चाइना को हराया। तो ये पॉइंट याद रखना है, और कहाँ पे हुआ। और उसके बाद टोटल 6 टीम थी, और सेकंड नंबर पे चाइना रहा, थर्ड नंबर पे जापान रहा। मैच और गोल में देख ले क्या है, तो टोटल 20 मैच जिसमें टोटल 86 गोल हुए, एवरेज 4.3 गोल पर मैच के हिसाब से हुए। अब पुरस्कार देख लेते हैं किसको क्या मिला। तो शीर्ष स्कोरर या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही, तो ये दीपिका सहरावत, ये कहाँ की है, भारत की, और इन्होंने टोटल 11 गोल किए। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी टेन जिन जुआंग जो कि चाइना की हैं, और गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ कौन है, यूकोंडो जो कि जापान की हैं।
अब इसका मैस्कॉट कौन था? इसका मैस्कॉट थी गुड़िया। गुड़िया यानी कि इसका शुभंकर क्या था? गुड़िया। और ये क्या है? एक लुप्तप्राय जो स्पैरो यानी कि गौरैया है उससे प्रेरित है और बिहार की बेटियां महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। जो गुड़िया जो है एक तरीके से क्या है, जो एक्सटेंट हो चुकी है, ये गौरैया उससे प्रेरित मैस्कॉट है। और इसका मतलब क्या है कि बिहार में जो बेटियां हैं या महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट और एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है ये मैस्कॉट। ओके। और लोगो इसका क्या था? ये बोधि वृक्ष यानी कि बोधि ट्री, हम लोग जानते हैं बोधि ट्री, जिसके नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट किसको मिला था? तो भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को मिला था। ओके। और ये जो बोधि वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी का प्रतीक है, यानी कि विकास और लचीलेपन का प्रतीक है। तो ये बस एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसमें याद रखने वाले पॉइंट यही हैं कि कहाँ पे हुआ महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये राजगीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम, और इसमें टोटल 6 टीमें थी और भारत ने इसमें गोल्ड जीता और फाइनल में किसको हराया? चाइना को हराया। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सी थी? दीपिका शेरावत। ओके। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, ये भी याद रख लेना। बस बाकी मैस्कॉट गुड़िया और लोगो बोधि ट्री। इसके बाद गया इंटीग्रेटेड विनिर्माण क्लस्टर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो इसमें समझौता जो हुआ है किन के भी बीच में, तो NICDC एवं BIDA। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है, जिसमें कि स्टेट जो मतलब कि राज्य समर्थन समझौता और शेयरधारक समझौता है। ठीक है। और इसमें जो औद्योगिक गलियारा है वो क्या है? अमृतसर से कोलकाता के बीच में। तो हम लोग जानते हैं अमृतसर से कोलकाता, तो बीच में क्या आएगा? बिहार। तो वहीं पे ये डेवलपमेंट किया जाएगा गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर। ओके। तो अमृतसर कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा है यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके बीच में है, और स्थानीय गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई से 39 किलोमीटर दक्षिण में है। क्षेत्रफल ये है, ये देख लेना आप लोग। और इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये देखो हवाई अड्डे से भी पास में है, और इसके बाद सड़क रेल हवाई मार्ग तीनों पास में है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे होगा इस क्लस्टर में जो बनाया जाएगा। और जो जल उपचार संयंत्र है, अपशिष्ट जो वेस्ट जो जल निकलता है उसका उपचार भी होगा, और जल निकासी की व्यवस्था भी है। तो ये सारी सुविधाएं इस क्लस्टर में दी जाएंगी, जो कि कहाँ बनना है? जो औद्योगिक गलियारा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसके बीच में। और इसमें एन NICDC और BIDA के बीच में समझौता हुआ है। ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ है? ये समझौता हुआ है। और ये जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बीच में है, और ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट काउंसिल और ये बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके बीच में हुआ है। ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट धार्मिक संस्थानों का पंजीकरण। तो धार्मिक जो संस्थान है उनके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्या किया गया है? बिहार सरकार ने क्या निर्णय लिया है? तो इसमें राज्य के सभी जो ऐसे मंदिर हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, मठ या धार्मिक ट्रस्ट, उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और उसमें क्या है? संपत्ति का विवरण, सभी जो भी संस्थान है उनकी जो भी इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति की जानकारी ली जाएगी। और बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड यानी कि बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ ये आर मतलब कि रिलीजन ट्रस्ट, ठीक है, इसको देना अनिवार्य होगा जो भी संपत्ति है। और ये विधि विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। कौन? जो बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड। ठीक है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। तो ये विधि विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक है, जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके। और मंदिरों संबंधित आंकड़े क्या हैं? मतलब कि कितने मंदिर हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? तो 2512 हैं टोटल मंदिर जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और टोटल भूमि कितनी है इनके अंतर्गत, इन मंदिरों के अंतर्गत? तो ये 4321 एकड़। और
फिर उसके बाद 2499 मंदिर जो कि पंजीकृत हैं और उनकी अंतर्गत भूमि है 18,456 एकड़ भूमि। ओके। और सबसे अधिक जो पंजीकृत मंदिर हैं वो कौन से जिले में है? वैशाली। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। वैशाली जिला में 438 हैं। और इसका कानूनी आधार क्या है? तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत ये किया जाएगा और सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, धर्मशाला व ट्रस्ट पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो ये स्कीम क्या है? धार्मिक संस्थान के पंजीकरण के लिए। अब विराट रामायण मंदिर जो कि कहाँ पे? ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अब इसका निर्माण स्थल कहाँ है? ऑब्वियस सी चीज है, ये पूर्वी चंपारण बिहार में है। आकार एवं संरचना, अब इस जो ये बिहार में विराट रामायण मंदिर बनना है तो इसका आकार क्या है? इसकी लेंथ है 1080 फीट, चौड़ाई है 540 फीट और कुल 12 इसमें क्या है? शिखर है। ओके। और मुख्य जो शिखर है इसमें 12 शिखरों में जो मुख्य शिखर है इसकी हाइट कितनी है? 270 फीट हाइट है। और ये इसमें है क्या? तो रामायण मंदिर में विशेष आकर्षण क्या है? भगवान शिव का विशाल शिवलिंग इसमें मेन अट्रैक्शन है। और दर्शन की संभावित तिथि क्या है? मतलब कि ये दर्शन के लिए कब खोला जाएगा? तो ये रामनवमी 2027 तक ये खुल जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं विक्रमशिला कटरिया गंगा रेल परियोजना। तो विक्रमशिला से कटरिया गंगा रेल परियोजना की शुरुआत ये 2024 में कैबिनेट की मंजूरी मिली। फिर इसके अलावा क्या हुआ? इसमें टोटल कितनी लागत दी जाएगी? तो ये 2500 करोड़ की इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी। और इसका जो निर्माण है उसके क्या क्या स्टेप हैं? तो पहले चरण में क्या होगा? तो टोटल मिला के 2 स्टेप हैं, जिसमें पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में होगा 1153 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें जो गंगा नदी है, क्योंकि ये विक्रमशिला से कटरिया तक की क्या है? रेल परियोजना है, तो उसमें क्या है? गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। फिर सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड फेज में इसमें रेल लाइन बिछाई जाएगी, ठीक, जिसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो किया जाएगा, यानी कि भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ओके। और टोटल इसमें कितने लंबी ये बिछाई जाएगी? तो ये 26.2 यानी कि 26.2 किलोमीटर इसमें रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और टोटल इसमें टाइम 3 ईयर का लगेगा। तो इसमें याद क्या क्या रखना है? तो सबसे पहले तो ये विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना है और जिसमें कि 2500 या 2550 करोड़ रुपए लागत आएंगे। और जिसमें कितने फेज हैं? 2 फेज। तो ये पॉइंट याद रखना है। पहले फेज में गंगा पुल निर्माण और दूसरे फेज में रेल लाइन बिछाई जाएगी। और टोटल कितनी है ये जो है? कितनी है लेंथ? तो 26.2 किलोमीटर। और इससे पहला जो पढ़ा था इसमें जो विराट रामायण मंदिर कहाँ बनना है? पूर्वी चंपारण में। और इसमें मेन अट्रैक्शन क्या है? शिवलिंग, विशाल शिवलिंग। और मेन शिखर की ऊंचाई कितनी है? 270 फीट। और टोटल ये भी डायमेंशन याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बागवानी फसलों को बढ़ावा, जिसमें आम, लीची, केला। तो राज्य सरकार की एक विशेष पहल है जिसमें कि मैंगो, लीची और बनाना की खेती का रकबा बढ़ाने हेतु सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी किस तरीके से मिलेगी? तो आम एवं लीची, जो मैंगो और लीची के लिए 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर में, यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर आप आम और लीची उगाएंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 80,000 रुपये का सब्सिडी दी जाएगी। और केले के लिए 70,000 प्रति हेक्टेयर। और लीची का जो विस्तार है उसके लिए कितने टोटल कितने जिले चयनित किए गए हैं? 6 जिले। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये भी दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो कौन कौन से? वैशाली, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और सीवान। ओके। अब इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग उत्पादन में जो लीची है, लीची में प्रथम स्थान बिहार का है। और आम में तृतीय स्थान जो है बिहार का है, पहला यूपी का है। और केले में 8वां स्थान बिहार का है। तो ये अभी नेशनल रैंकिंग के माध्यम से ये चीज़ें बिहार में इतने नंबर पर हैं। लीची में तो फर्स्ट है और सेकंड थर्ड पोजीशन है आम यानी कि मैंगो में, और केला में 8वीं पोजीशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 2024। तो इसमें क्या है? इसका आयोजन हुआ 30 जनवरी 2024 को। कहाँ पे? मधुबनी, बिहार में। ठीक, तो मधुबनी, बिहार में इसको
इस कार्यक्रम का जो है आयोजन हुआ नवंबर 2024 में, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस किसके पास में है? तो निर्मला सीतारमण के पास में है। तो ये केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं, हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद ऋण वितरण, इसमें कितना लाभार्थी एक कितने हुए? तो 50,294 लोग हुए, और कुल टोटल ऋण यानी कि टोटल लोन जो है वो कितना दिया गया? 1121 करोड़। अब इस योजना क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजना है जिसके तहत ये कार्यक्रम हुआ? तो इसके अंदर प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं? एक तो ड्रोन दीदी है, प्रधानमंत्री मुद्रा, हम लोग जानते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये वाली योजना है। स्टैंड अप इंडिया है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम ये, और पीएम स्वनिधि। तो ये सारी योजनाएं इस क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में जो है शामिल थीं, जिसके तहत ये लाभार्थियों को लाभ दिया गया 50,000 को। कुल टोटल जो ऋण कितना प्रदान किया? 1121 करोड़। तो ये योजना याद रखना, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी योजना है? तो ड्रोन दीदी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शायद 2015 में आई थी, फिर स्टैंड अप इंडिया 16 में शायद, और पीएम विश्वकर्मा और क्रेडिट कार्ड योजना और पीएम स्वनिधि। ओके, और अन्य स्वीकृतियां दी गई हैं, जैसे नाबार्ड, एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हैं, इसको 155.84 करोड़ ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए, और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 75.52 लाख रुपए दिए गए, ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार। बिहार में जो है बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। तो बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता तो मशाल है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आयोजन कब हुआ था इसका? मई 2025 में। और प्रतियोगिता का स्तर क्या है? तो 5900 संकुल स्तरीय विद्यालय में इसका आयोजन किया गया, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का। और प्रत्येक विद्यालय से 77 छात्र छात्राएं, और उसका उद्देश्य क्या था? मेनली हर स्कीम का उद्देश्य तो जरूरी होता है, तो इसमें खेल प्रतिभाओं की खोज करना, क्योंकि बिहार खेल प्रतिभा खोज योजना है। तो इसमें क्या किया गया? इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव यही था कि खेल प्रतिभाओं की खोज करना, और प्रत्येक 5900 संकुल में चलाया गया, संकुल स्तरीय विद्यालयों में, और 5900, और जिसमें से प्रत्येक विद्यालय से 77 छात्र छात्राएं शामिल हुए। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खुदाई करी गई। तो खुदाई किसने करी है? हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और कहाँ पे ये इसकी मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खोज करी, मतलब खुदाई करके निकाला गया है, एक्सकवेशन करके निकाला गया है। तो ये कुम्हारार पटना, ठीक है, यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है? ये जो मौर्यकालीन यानी कि एंशिएंट, बहुत ही पुराने काल की बात है, 200 से 300 बीसी के बीच का ये है। तो स्थापत्य कला एवं एकमात्र जीवित साक्ष्य मिला है। खुदाई का उद्देश्य क्या है? दफन पत्थर स्तंभों की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक आंकलन करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य था कि जो पत्थर यहाँ पे मिले हैं उनके वर्तमान में कितने ये पुराने हैं, उनका साइंटिफिक असेसमेंट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज पोल्यूशन और कैंसर का खतरा। तो इसके ऊपर संस्था किसने रिसर्च की है? तो महावीर कैंसर संस्थान, जो कि कहाँ का है? पटना का है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला है? तो गंगा मैदानी क्षेत्रों में मैग्नीज जो है, मैग्नीज उसका पॉल्यूशन देखा गया है, और कैंसर के बढ़ते मामलों में इसका प्रमुख कारण है, यानी कि मैग्नीज जो है उसके पॉल्यूशन से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और साइंटिफिक निष्कर्ष क्या निकला है? वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या निकला है? मैग्नीज को ट्रेस एलिमेंट के रूप में चिन्हित करना, और कार्सीजोनेसिस, यानी कि कार्सीजोनेसिस का मतलब क्या होता है? जो कैंसर निर्माण की प्रक्रिया होती है, कार्सीजोनेसिस को प्रभावित करता है। अब इसमें क्या है? कितने लोगों का सैंपल लिए गए? तो 1146 कैंसर मरीजों के रक्त नमूने लिए गए, ठीक है।
और कौन कौन से जिले से लिए गए, तो ये पटना, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीवान और पूर्वी चंपारण और सारण यहाँ से लिए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भूमि सर्वेक्षण। तो इसमें याद रखने वाला ये पॉइंट है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मैग्नीज पोल्यूशन से क्या हो रहा है, कैंसर का खतरा, बस इतना पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें रिसर्च किसने किया, तो महावीर कैंसर संस्थान में। टोटल जो है सैंपलिंग कितने लोगों की हुई, 1146, और टोटल जिले कितने हैं, 6, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीवान, पूर्वी चंपारण और सारण। ठीक है। अब इसके बाद बिहार भूमि सर्वेक्षण, तो समय सीमा ये जुलाई से दिसंबर समय सीमा में विस्तार किया गया है। बिहार के भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा में जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी गई है, और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करी गई। उसका उद्देश्य क्या है, भूमि के मालिकों को किसी भी स्तर पर असुविधा से बचाना। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था या है, तो सीमित भूमि उपलब्धता के कारण भूमि विवाद अधिक हो रहे हैं, तो उसके लिए ये भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भूमि के मालिक हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी भूमि उनके पास रहे। और इसकी शुरुआत 2020 में करी गई थी, और इसमें टोटल 45,000 गांवों का सर्वेक्षण किया जाना है। अब देखते हैं 85th यानी कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो ये जनवरी 2025 में हुआ। स्थान बिहार विधान मंडल जो परसल पटना है वहाँ पे हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन, ओम बिरला, उन्होंने की। और मेजबानी किसने की, बिहार विधानमंडल ने सह मेजबानी की। अब इसका एजेंडा क्या था, जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान, ये तो इसका एजेंडा रहा। अब इस सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण क्या कौन कौन से संकल्प लिए गए, तो संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है उनके प्रति जो है डिवोट उन्हें श्रद्धांजलि और कृतज्ञता के लिए। दूसरी चीज है संविधान मूल्यों के अनुरूप सदन का संचालन, जो भी संवैधानिक मूल्य है उनके अनुरूप हम लोग सदन का संचालन करें, तो ये संकल्प है। और उसके अलावा जो विधायी संस्थाओं में श्रेष्ठ संवाद को बढ़ावा देना, जो भी हमारी विधायी संस्था हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, उनको श्रेष्ठ संवाद को उनमें श्रेष्ठ संवाद को बढ़ावा देना। और संविधान एक्ट 75 पर वर्ष भर अभियान चलाने का संकल्प। और टेक्नोलॉजी एवं एआई को संसदीय सेवाओं में बेहतर बनाने का संकल्प, यानी कि जो हमारे सदन हैं उनमें क्या है, संसदीय सेवाओं में टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करना, एआई का इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि सुविधाएं बढ़ सकें, सेवाएं और बेहतर हो सकें। इसमें विशेष उपलब्धि किया है, तो नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया बिहार बिहार विधानमंडल परिसर में। कौन सा, किसका उद्घाटन किया गया, नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो नेवा सेवा उद्घाटन। ओके। और इसमें क्या है, पेपरलेस डिजिटल विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या होगा, नेवा सेवा का मतलब क्या है कि पेपरलेस डिजिटल विधायी प्रोसेस, लेजिस्लेशन प्रोसेस। तो एआई आधारित पहल में क्या है, एआई आधारित पहल में क्या किया गया है, तो संसद की कार्रवाई में दस्तावेज को 22 भारतीय भाषाओं में एआई की मदद से उपलब्ध होंगे, यानी कि जो भी संसद की कार्रवाई में दस्तावेज हैं उनको 22 भारतीय भाषाओं में एआई के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो ये 5 संकल्प हैं। एक तो जो संविधान निर्माता है उनके प्रति हम लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता शो करना है, श्रद्धांजलि शो करना है, और जो संवैधानिक मूल्य है उनके अनुरूप सदन है उसकी कार्यवाही करनी है। तीसरी है विधायी संस्थाओं में श्रेष्ठ संवाद को बढ़ावा देना है, और जो संविधान एक्ट 75 जो अभियान है उसको चलाने का संकल्प लिया है। और जो संसदीय सेवाएं यानी कि पार्लियामेंट्री सर्विसेज हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करना है, जिससे कि सेवाएं और बेहतर की जा सकें। तो यही सारे 5 लिए गए इस सम्मेलन में, जो कि 85th अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन, जो कि बिहार में पटना में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, और इसका एजेंडा ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी दरभंगा का दौरा के बारे में, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट्स की।
तो ये कब हुआ था? ये नवंबर 2024 में हुआ और इसमें टोटल अनाउंसमेंट कितनी हुई? तो टोटल डेवलपमेंट स्कीम 12,100 करोड़, यानी कि 12,100 करोड़ की स्कीमें जो है इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि कौन कौन से क्षेत्र की थी ये? एक हेल्थ, रेल और ये रोड और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड गैस। अब स्वास्थ्य परियोजनाएं कौन कौन सी थी? दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला रखी 1260 करोड़ की लागत से। सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में NH32E 4 लेन ये गलगलिया अरारिया के बीच में बनाया जाएगा। ओके, फिर NH 322 व NH 31 रेल ओवरब्रिज बनाया जाएगा। फिर NH 1110 ये बंधुगंज पुल। तो ये तीनों चीजें सड़क परिवहन में। फिर अन्य तत्व में 8 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अब ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे परियोजना है, जिसमें कि कौन कौन से 8 नई राष्ट्रीय राजमार्ग? एक रानीगंज, टोरिया, बांका, सरवन, चकई, मनिहारी खंड। ओके, रेलवे परियोजना 1740 करोड़ की रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया है। और सोननगर बाईपास रेलवे लाइन औरंगाबाद में, इसको बनाया जाएगा। फिर चौथा है 1520 करोड़ की रेलवे परियोजना में राष्ट्र को समर्पित की हैं। 1520 करोड़ की रेलवे परियोजना, उसमें कौन कौन सी हैं? एक झंझारपुर लौकहा अमान परिवर्तन, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन और रेलवे लाइन दोहरीकरण, रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा जहाँ सिंगल लाइन है। और झंझारपुर लौका खंड में मेमू ट्रेन सेवा शुरू करी जाएगी अब। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, देश भर में 18 नए केंद्र खोले जाएंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में लागत कितनी करी जाएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 4,000 करोड़। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD नेटवर्क डेवलपमेंट किया जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी और शिवहर, इन जो जिलों में ये चीज करी जाएगी, इन जिलों में करी जाएगी। ओके, फिर उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी। तो बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल की बिटुमन निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई। तो ये सारे ये डिस्कशन किए गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा दौरा हुआ, तो उन्होंने इतनी विकास योजनाओं को दिया। तो ये मेन है, ये आपको याद रखनी है जितनी भी इम्पोर्टेंट है। अब बिहार कोकला और शारदा सिन्हा का निधन हो गया। तो बिहार कोकला कहा जाता है, शारदा सिन्हा जो हैं उनको क्या कहा जाता है? बिहार की कोकला कहा जाता है। तो उनका निधन हो गया 5 नवंबर 2024 को और 72 वर्ष की आयु में। और ये बिहार कोकला के नाम से फेमस है, बिहार स्वर कोकला। और इनका योगदान क्या है? इन्होंने छठ गीत जो है उनको राष्ट्रीय पहचान दी और लोक संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले गई। और इनका जन्म 1952 में हुआ था, हुलसी गांव बिहार में। और इन्होंने शिक्षा मगध विद्यालय, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। और इनने टोटल 1980 से गायन चालू किया 2024 तक। ठीक है, और इन्हें प्रमुख कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। संगीत नाटक अकादमी 2000 में और पद्म भूषण यानी कि तीनों जो पद्म पुरस्कार हैं वो इनको मिले हैं। और पद्म विभूषण जो है ये मरणोपरांत मिला है 2025 में। तो ये पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, तो इनको तीनों मिले हैं। और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और फिल्मों में इन्होंने मैंने प्यार किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में भी अपना योगदान दिया है और छठ गीत भी गाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई दौरा। दरभंगा में देख लिए, अब जमुई। तो ये 15 नवंबर 2024। तो ये किस अवसर, मतलब इस टाइम 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और ये 150वीं जयंती थी 15 नवंबर 2024 को। कुल विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी कितने? ये 6000 करोड़, 6640 करोड़ टू बी प्रिसाइज। मुख्य क्षेत्र क्या थे? आदिवासी कल्याण योजना, आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना और जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करना। और
यहाँ पे क्या हुआ, पीएम जनधन योजना, जिसमें कि 11,000 आवासों में गृह प्रवेश समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो पीएम जनधन योजना के तहत जो 11,000 आवास हैं उनमें गृह प्रवेश हुआ, उन जिसको मिले हैं वो आवास लोगों को, उनमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। और स्वास्थ्य सेवाओं में 23 मोबाइल चिकित्सा इकाई और 30 अतिरिक्त एमएमयू, ठीक है, ये की। और जनजातीय विकास में 300 वन धन विकास बैंक, ठीक है, वन धन विकास बैंक, विकास सेंटर यानी कि केंद्र, और 10 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, एकलव्य मेडिकल रेजिडेंशियल स्कूल, ये इनका अनावरण किया। और वर्चुअल उद्घाटन मध्य प्रदेश से 2 संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मध्य प्रदेश में किया, और श्रीनगर व गंगटोक में 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारे जमुई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करे। अब नेक्स्ट है आलू की कुफरी चिप्सोना वन किस्म को प्रोत्साहन। तो आलू की कुफरी चिप्सोना वन जो किस्म है उसको क्या पैट्रोनाइजेशन दिया गया है, यानी कि प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें कि चयनित कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं, जिसमें कि किया जाएगा ये औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर और वैशाली। तो क्षेत्रफल क्या है, 150 हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर में ये किए जाएंगे। इनका किसानों की भागीदारी और बीज आपूर्ति कौन करेगा, जो ये आलू की कुफरी चिप्सोना वन किस्म है इनमें बीज कौन देगा, तो बिहार राज्य बीज निगम देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएमजे। तो इसमें पहली किस्त का हस्तांतरण 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ डिजिटल माध्यम से, ये 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए दिए गए। फर्स्ट किस्त दी गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। और अगले 100 दिनों में सहायता के लिए 80,000 प्लस द्वितीय व तृतीय किस्त, ठीक। अतिरिक्त लाभ मनरेगा में 90 दिन का कार्य भी मिलेगा। और लोहिया स्वच्छ से बिहार अभियान में शौचालय हेतु 12,000 का। तो इतनी चीजें दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट है बिहार में बाल विवाह रोकथाम के लिए क्या किया गया है, राज्य स्तरीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक। तो एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है बिहार जो है बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्य सचिव। और इसका उद्देश्य क्या है, पुलिस एवं एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं इसके लिए। और जितने भी ये मामले हैं उनके लिए सख्त निपटारा किया जाएगा। और सीएमओ एनएसजेपीयू के बीच में क्या हुआ है, समन्वय हुआ है। ओके, तो ये चीज़। तो उसके बाद NFHS 5 के अनुसार स्थिति क्या है, इसमें बाल विवाह की दर में बिहार देश में दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ हो रहे हैं, बिहार में। और पश्चिम बंगाल के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह पश्चिम बंगाल में, आफ्टर दैट बिहार में, ठीक है। और इसमें फिर इसमें तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, सबसे पहले तो इसकी अध्यक्षता तो मुख्य सचिव करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, पुलिस और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। और जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के मामलों पे क्या करेगा, अब मान लो इसके लिए प्रिवेंशन तो लगाई गया है बाल विवाह पर, तो इसमें क्या है, सख्त निपटारा किया जाएगा। और जो CMPO यानी कि CMPO और SJPU इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जिसमें कि जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उनके बीच में, और CMPO जो कि ये कम्युनिटी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में होने में ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ये कॉमन सेंस है, आप लोग पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इनके बीच में, क्योंकि हम लोगों को बाल विवाह रोकथाम है, तो ये सारे काम किसके लिए करते हैं, इसी के लिए करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये इसका निपटारा, तो ये कॉमन सेंस है, एक बार में याद हो जाएगा। फिर उसके बाद NFHS 5 के अनुसार स्थिति, जिसमें कि ये सर्वे ये जो है इसके अनुसार कितना बताया गया है, तो बिहार जो है वो सेकंड है बाल विवाह में, इस वजह से ये चिंताजनक है। अब तथ्य क्या है, चिंताजनक तथ्य क्या है कि 40.8% महिलाएं 18 वर्ष से पहले विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ और बिहार
को गोल्ड अवार्ड दिया गया बिहार कृषि ऐप के लिए, स्मार्ट प्रीपेड मॉनिटरिंग के लिए। और प्रमुख संस्था कौन सी रही? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लीडर सार्वजनिक क्षेत्र में, तो ये प्रमुख संस्थाएं रही। और बिहार जो कृषि ऐप है जिसको गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? कृषि योजनाओं की जानकारी मिलती है, फसल का बाजार मूव, मौसम पूर्वानुमान, शिकायत समाधान और मृदा परीक्षण की सुविधा इस ऐप पर उपलब्ध हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार दिवस। तो बिहार दिवस हम लोग जानते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 से 24 मार्च को ये दिवस मनाया गया है गांधी मैदान पटना में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार की संस्कृति, विरासत एवं डेवलपमेंट की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना। और इस अवसर पर, बिहार दिवस के अवसर पर, पुस्तकों का विमोचन किया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार, ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 9 और 12 में। ठीक, तो ये पुस्तकों का विमोचन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो है क्या है, मुख्यमंत्री विक्रमशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र का पुनर्जीवन। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना के बाद 10 वर्ष के बाद इसका किया गया है। क्या? विक्रमशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र का पुनरुद्धार किया गया है। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में स्थापना की 10 वर्ष बाद किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया? अंतीचक गांव, भागलपुर। और इतनी भूमि है और स्थिति क्या है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु पहचान और ASI द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेपक टकरा विश्व कप। तो ये आयोजन मार्च 2025 में किया गया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में। और ये ISTF विश्व कप का कौन सा संस्करण है? सेपक टकरा विश्व कप का ये कौन सा है? ये है 5th सीजन है। और इसकी मेजबानी किसने की? सेपक टकरा महासंघ ने। फिर उसके बाद भारत में ऐतिहासिक प्रदर्शन, भारत ने पुरुष रेगुलर टीम ने स्वर्ण पदक जापान को हराकर जीता और महिला युगल टीम ने रजत। ठीक है, तो इसमें कुल भारतीय पदक 7 मिले, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। और भारत पदक तालिका में स्थान कितना रहा इसका? तो ये 4th रहा। ठीक है, टोटल 8 देशों ने पदक जीते। थाईलैंड 5 पदक प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, तो थाईलैंड 5th पोजीशन पर रहा। तो ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, जल्दी जल्दी किया कवर, क्योंकि बस एक तरीके से बस थोड़े से आप लोग अगर इसको देखेंगे, हमने तो बोल दिया, आपको तो याद करना है, तो 2-3 बार में आपको पढ़ना है और अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें, और जिससे कि हम उसमें सुधार लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।